Welcome everybody. We are discussing the chapter Reproduction in Animals. This is chapter 9th of class 8. We have already discussed the part 1. Today we will be discussing the part 2 of this chapter. In our previous session, we have discussed sexual reproduction, asexual reproduction, difference between sexual and asexual reproduction. Then we discussed the reproductive system, sexual reproductive system in human being, and also we discussed the process of sexual reproduction in human being, and we also discussed the sexual reproduction in frog and hen. So today in this session we'll discuss rest of the portion of the chapter. So in this session we'll discuss how the young ones are developed into the adult and asexual reproduction. तो चलिए बच्चों डिस्कशन शुरू करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यंग वंस एडल्ट में कैसे डेवलप होते हैं आफ्टर द बर्थ और आफ्टर द लार्वा इज हैच्ड आउट ऑफ द एग. एग से निकलने के बाद यंग वन कैसे एडल्ट में डेवलप होता है वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे. तो ये जो यंग वंस एडल्ट में डेवलप होते हैं इसका दो मेथड है. एक है डायरेक्ट डेवलपमेंट, दूसरा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है. सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट. When the young ones of an animal resemble the adult, then the development is called direct development. मतलब एक से जो बच्चा निकलता है उस बच्चे में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता और वो डायरेक्ट एडल्ट में डेवलप हो जाता है, यानी उसका कोई लार्वल स्टेज नहीं होता. तो उस तरह का डेवलपमेंट को कहा जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट. मैं फिर से बताती हूं आप लोगों को. जिस तरह का डेवलपमेंट में यंग वन एग से निकलने के बाद डायरेक्ट एडल्ट में डेवलप होता है, बीच में कोई लार्वल स्टेज नहीं आता, तब उसको कहा जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट. जैसे यहां मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूं लाइफ साइकिल ऑफ हेन. यहां आप देख सकते हैं. आप प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि हेन का एग कैसे फॉर्मेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है हेन में. फर्टिलाइज होने के बाद हाउ द हार्ड शेल ऑफ द एग इज फॉर्म्ड, देन हाउ आफ्टर लेइंग द एग द चिक हैचेस आउट ऑफ द एग. गर्मी वार्मथ देता है मदर, फिर उसके बाद उससे चूजे निकलते हैं. तो यहां आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एग से 3 वीक के बाद जब इनक्यूबेट किया जाता है, मतलब वार्मथ दिया जाता है, तब एग मैच्योर होता है. एग के अंदर चीक डेवलप होता है और चीक मैच्योर होने के बाद 3 वीक्स के बाद बाहर निकल आता है. उसके बाद चीक डायरेक्टली एक एडल्ट हैन या कॉक में डेवलप होता है, यानी मेल या फीमेल में डेवलप होता है, जो कि लगभग 3 महीना लग जाता है.
तो इसमें काफी कुछ चेंजेस नहीं होता, सिर्फ चीक का साइज बड़ा होता है, उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें साइज का ही चेंज होता है, लेकिन बाकी ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। यानी चीक और एडल्ट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। तो इस तरह का डेवलपमेंट को कहा जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। अभी हम देखेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जब योंग वन जो एग से निकलता है उसको हम लार्वा बोलते हैं, और वो लार्वा एडल्ट के साथ रिजेम्बलेंस नहीं दिखाता। मतलब ये जो लार्वा एग से निकलता है उसमें और एडल्ट में बहुत फर्क होता है। तो यहां इस पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ फ्रॉग का डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। यहां आप देख सकते हैं कि फ्रॉग एग ले किया है, फिर एग फर्टिलाइज होने के बाद उसमें डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद पहले एग से जो ऑर्गेनिज्म निकलता है वो फिश लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, और उसको हम टैडपोल लार्वा कहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग का जो योंग वन होता है जो एग से निकलता है वो फिश लाइक होता है, उसका कैरेक्टर एडल्ट फ्रॉग से पूरी तरह अलग होता है, और ये कंप्लीटली वाटर लिविंग होता है, और उसको टैडपोल कहा जाता है। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एग से टैडपोल बना है, फिर टैडपोल, दिस इज अर्ली टैडपोल जो कि एग से निकला हुआ है। धीरे धीरे टैडपोल में काफी चेंजेस होते हैं, उसका जो टेल है धीरे धीरे निकलने लगता है, फिर उसका जो लीम्स होते हैं, जैसे एडल्ट में लीम है लेकिन आपको अर्ली टैडपोल में आप लीम नहीं देख सकते, तो उसका जो लीम यानी लेग्स डेवलप होना शुरू होता है, फिर उसका जो शेप साइज सब कुछ चेंज होने लगता है, और धीरे धीरे ये फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं कि एग से निकला हुआ जो योंग वन है जिसको हम टैडपोल या लार्वा बोलते हैं, उसमें और एडल्ट फ्रॉग में काफी अंतर है। ये दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन ये अर्ली टैडपोल काफी चेंजेस के थ्रू गुजरते हुए फ्रॉग में डेवलप होता है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट जिसमें कि एक लार्वल स्टेज होता है और वो लार्वा एडल्ट के साथ कोई सिमिलरिटी नहीं दिखाता, उस तरह के डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का और भी कुछ एग्जाम्पल है, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया फ्रॉग का एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अभी हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ में भी आप देख सकते हैं, ये है सिल्क मॉथ, एडल्ट सिल्क मॉथ। इट लेज एग्स ऑन द लीव्स, यू नो दैट मलबेरी लीव्स के ऊपर ये एग ले करता है, आप क्लास 7th में पढ़े हो फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में। तो यहाँ फीमेल मॉथ लेज मेनी टाइनी एग्स ऑन द लीव्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस एग से जो ऑर्गेनिज्म निकला है that is the young one of the adult moth, and it is a worm. It is not a moth, it is a worm. ये वर्म है इस मॉथ का लार्वा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जैसे हमने फ्रॉग में देखा, तो ये योंग वन और एडल्ट मॉथ पूरी तरह अलग है। तो ये जो योंग वन है, लार्वा है, ये काफी कुछ चेंजेस के थ्रू गुजरता है। उसमें प्यूपा, फिर कुकुन, फिर कुकुन के बाद कुकुन के अंदर से फिर एडल्ट मॉथ निकलता है। तो यहाँ पर भी आपका जो डेवलपमेंट है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि एडल्ट के साथ योंग वन यानी लार्वा का कोई सिमिलरिटी नहीं है। यहाँ पर लार्वल स्टेज एक होता है
उसके बाद लार्वा में काफी चेंजेस होते हैं, जिसके बाद वो आपका एडल्ट मॉथ में डेवलप होता है। ठीक है, ये हुआ आपका लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, जिसमें आपको क्लियरली दिखाया गया है कि किस तरह इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जिसमें कि यंग वन और एडल्ट में कोई सिमिलरिटी नहीं होता। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो कैटरपिलर होते हैं, लार्वा, ये कैटरपिलर होता है, ये दिस कैटरपिलर फीड्स ऑन द मलबेरी लीव्स फॉर अबाउट 3 to 4 weeks and each of this caterpillar spins a cocoon around itself. अब देख सकते हैं यहाँ पर कोकून है और यही कोकून से ही हमको सिल्क मिलता है और इसके अंदर मॉथ का डेवलपमेंट होता है। और जब मॉथ पूरी तरह डेवलप हो जाता है तब ये कोकून से निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का। तो अभी हम डिस्कस किए कि किस तरह आपका जो यंग वन एग से निकलने के बाद एडल्ट में डेवलप होता है। देयर आर टू मेथड्स, एडल्ट दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अभी हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम आपको प्रीवियस सेशन में बताए थे कि द रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम डिस्कस कर चुके थे और सेक्सुअल एसेक्सुअल में डिफरेंस भी कुछ हम डिस्कस कर चुके थे, बट इस सेशन में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था कि उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है या स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल एग या फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। उसके बाद दोनों में फ्यूजन होती है जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद जाइगोट मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड हियर नो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। यहां कोई गैमेट प्रोड्यूस नहीं होता। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है। जितने सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके अलावा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही उनका द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ कुछ मेथड्स हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें से एक है, पहला है आपका बडिंग। So this reproduction method is seen in multicellular animals. जैसे मैं आपको बताऊं हाइड्रा, जैसे मैं आप ईस्ट के बारे में पढ़े हो, ईस्ट में भी बडिंग होता है। ईस्ट यूनिसेल्युलर होता है, लेकिन हाइड्रा मल्टीसेल्युलर है, लेकिन उसमें भी बडिंग होता है। तो ये जो बडिंग किस तरह का ऑर्गेनिज्म में होता है, जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर हो उसमें भी हो सकता है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर है उसका अगर बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है तो उस ऑर्गेनिज्म में भी बडिंग हो सकता है। इस प्रोसेस में एक छोटा सा बड या एक आउटग्रोथ बॉडी में डेवलप होता है। उसके बाद बर्ड का जो उस आउटग्रोथ को बर्ड कहा जाता है। फिर ये बर्ड का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर पेरेंट एनिमल का शेप ले लेता है बर्ड।
और जब बर्ड पूरी तरह डेवलप हो जाता है, फिर पेरेंट से वो डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और एक फ्री लिविंग लाइफ लीड करता है, एक एडल्ट इंडिविजुअल की तरह लाइफ लीड करता है। ठीक है। और क्योंकि बडिंग में जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो बर्ड से प्रोड्यूस होता है, कोई गैमेट प्रोड्यूस नहीं होता या कोई फ्यूजन नहीं होता, तो इसीलिए इस मेथड को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहा जाता। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, यू हैव टू रिमेंबर व्हाई इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल, क्योंकि इसमें ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, नो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड नो गैमेट्स आर फ्यूज्ड। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है मैंने, हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस। यहाँ हम डायग्राम देखेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये देखो, ये पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा का बड निकला हुआ है, थोड़ा सा आउटग्रोथ निकला हुआ है। नाउ दिस आउटग्रोथ धीरे धीरे किस तरह बढ़ रहा है, फिर पेरेंट बॉडी में जैसे टेंटाकल्स है, आउटग्रोथ है, उस तरह का स्ट्रक्चर इसमें डेवलप हुआ है। फिर उसके बाद बर्ड का साइज और भी बड़ा हुआ है और ये एडल्ट के जैसा बन गया है। नाउ इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ओके, सो दिस इज हाउ द बडिंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। नाउ बडिंग इन स्पॉन्जेस, ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं, ये एक स्पॉन्ज है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बेस में एक आउटग्रोथ डेवलप हुआ है जिसको बर्ड कहा जाता है, और ये बर्ड धीरे धीरे साइज में ग्रो हो रहा है। फिर एडल्ट का जैसा स्ट्रक्चर सारे इसमें डेवलप हो जाते हैं, और जब ये एडल्ट जैसा मैच्योर बन जाता है फिर ये पेरेंट से सेपरेट हो जाता है। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये सेपरेट हो चुका है और ये फिर से सबस्ट्रेटम यानी चट्टान पर फिक्स हो गया, एंड नाउ इट ग्रोज इनटू ए न्यू एडल्ट स्पॉन्ज। सो इसी तरह बडिंग स्पॉन्ज और हाइड्रा में होता है। मैंने आपको एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बडिंग भी बताया था जो कि ईस्ट में होता है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये है ईस्ट। अभी ईस्ट का यहाँ पर आउटग्रोथ बना है जिसको बर्ड कहा जाता है। फिर आप देख सकते हैं ये बर्ड किस तरह धीरे धीरे जो पेरेंट सेल का साइज और शेप ले रहा है धीरे धीरे। तो ईस्ट में आप एक चीज देख सकते हैं कि कभी कभी ये बर्ड एक बर्ड नहीं बनता, ये बर्ड जब पूरी तरह बन जाता है तो उसके ऊपर और बर्ड्स बनने लगते हैं, तो इसको कहा जाता है चेन्स ऑफ ईस्ट बर्ड। ये ईस्ट का बर्ड का चेन बनता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा चेन बनाएगा, तो ये बर्ड बन जाने के बाद ये पेरेंट से सेपरेट हो सकता है या फिर चेन बना सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो ये है आपका बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट में किस तरह बडिंग होता है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अभी हम देखेंगे दूसरा मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स टू, बाई मीन्स टू, फिशन मीन्स डिवीजन। यानी ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। जैसे ये बाइनरी फ्यूजन मेथड हमेशा यूनिसेल्युलर एनिमल्स में होता है, और यूनिसेल्युलर एनिमल्स का जो बॉडी होता है जो एक सेल से बना हुआ होता है, बाइनरी फिशन में जो पेरेंट सेल एक सेल का बना हुआ होता है वो डिवाइड होके दो सेल में बन जाता है, और वो दो सेल फिर अभी न्यू ऑर्गेनिज्म बन गए। तो इस तरह एक सेल डिवाइड होके दो, फिर दो सेल चार, चार सेल
8, तो इस तरह नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ता जाता है। तो ये बाइनरी फिशन का प्रोसेस कैसा है, किस तरह होता है ये प्रोसेस, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी डायग्राम के साथ। आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो जब ये सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 न्यूक्लियाई बनता है। न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई। उसके बाद न्यूक्लियस के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये आपका जैसे अमीबा में होता है, पारामेशियम, लेशमानिया, तो जितने सारे यूनिसेल्युलर एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, उसमें बाइनरी फिशंस होते हैं। आप इस डायग्राम से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज पेरेंट अमीबा। आप देख सकते हैं कि ये एक ही सेल से बना हुआ है और ये है इसका न्यूक्लियस और चारों तरफ उसका साइटोप्लाज्म है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ब्लू, डार्क ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियस। यहाँ पर स्फेरिकल था, धीरे धीरे ये न्यूक्लियस इलोंगेट हो जाता है और डिवाइड हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले एक न्यूक्लियस था वो धीरे धीरे किस तरह 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। अभी 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होने के बाद जो एक साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म भी उसके साथ धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है। लेकिन बच्चों याद रखो, न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी पूरी तरह साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं। तो जो पहले एक सेल था जिसको हम पेरेंट अमीबा बोल रहे थे, अभी वो 2 सेल में डिवाइड हो चुका है एंड दे आर कॉल्ड डॉटर सेल। अभी फिर ये मैच्योर हो जाएंगे, तो ये फिर बन जाएंगे पेरेंट अमीबा, फिर पेरेंट अमीबा डिवाइड होके आपका डॉटर अमीबा बनाएंगे। तो इस तरह एक पेरेंट अमीबा से आपके काफी सारे एक पेरेंट अमीबा से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और 2 से 4, 4 से 8, इस तरह इनका बाइनरी फिशन होता है। एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाता है। ठीक उसी तरह पारामेशियम, ये है पारामेशियम, आप देख सकते हैं। तो पारामेशियम में भी आप देख सकते हैं ये है न्यूक्लियस, उसका 2 न्यूक्लियस होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस पूरी तरह डिवाइड हो चुका है और अभी यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। सो बाई मीन्स 2, फिशन मीन्स डिवीजन। सो जब सेल बॉडी 2 सेल में डिवाइड होता है, 2 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, तो उस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिशन कहा जाता है। ये एसेक्सुअल इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट प्रोड्यूस नहीं होता और ना ही गैमेट का कोई फ्यूजन होता है। अभी एसेक्सुअल मेथड में हम इतना ही पढ़ेंगे, आपका क्लास 8 के लिए इतना ही हम डिस्कस करेंगे। अभी आपके चैप्टर के एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज क्लोनिंग। आपने सुना होगा क्लोनिंग, ये टर्म के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्लोनिंग क्या है बहुत कम बच्चे ही जानते होंगे उसके बारे में। तो मैं आपको यहाँ पर ब्रीफली अब बता देती हूँ और डायग्राम के साथ भी थोड़ा बहुत समझा दूंगी आपको। क्लोनिंग जो है, क्लोन हम किसको बोलते हैं? जब किसी चीज का एक एग्जैक्ट कॉपी बन जाता है तो हम उसको उसका क्लोन बोलते हैं। तो क्लोनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जब कोई सेल का, लिविंग सेल का एक हूबहू कॉपी बन जाता है या फिर किसी लिविंग पार्ट का एक दूसरा कॉपी बन जाता है या फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का दूसरा कॉपी बन जाता है, यानी दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म की तरह होता है, तो उसको हम क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लोनिंग जो प्रोसेस है, ये एनिमल में पहली बार विल्मट
और उनके साथ ही रोस्लिन इंस्टीट्यूट इडनबर्ग स्कॉटलैंड में किए थे। उन्होंने एक शीप प्रोड्यूस किए थे, क्लोन सीप का क्लोन्ड सीप प्रोड्यूस किए थे, बनाए थे, जिसका नाम था डॉली। और जो सीप बना वो किससे कैसे बना? उस सीप जिस सेल से बना, एक सेल से एक सीप बनाया गया, उसको कहा गया क्लोन्ड शीप। जिस सेल से बनाया गया उस सेल को फिन डोर्सेट शीप, एक फीमेल शीप से कलेक्ट किया गया था। और उस फीमेल फिन डोर्सेट शीप का जो मैमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड से सेल को लिया गया था, और उसके साथ साथ एग यानी फीमेल गैमेट को भी लिया गया था, एक स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवी का। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम के साथ यहाँ पर समझाऊंगी कि किस तरह ये प्रोसेस किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईवी, जिससे कि एग सेल, जिसका एग सेल लिया गया था, ओवरी से एग सेल लिया गया था। और ये है फिन डोर्सेट शीप, जिसका मैमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड से सेल को लिया गया था। तो ये है मैमरी सेल्स और ये है इसका एग सेल। तो एग सेल से न्यूक्लियस को निकाल दिया गया और मामारी सेल को एग सेल के साथ फ्यूज कर दिया गया, दोनों को कंबाइन कर दिया गया। ये किस तरह कंबाइन किया जाता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, अभी आप नहीं समझ पाओगे। आप जब हायर क्लास में जाओगे तब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, तब आप समझ पाओगे ये किस तरह ये मेथड होता है। तो ये दोनों को जब फ्यूज कर दिया गया तब एक सेल बना, दोनों सेल का कॉम्बिनेशन बना। फिर वो सेल अभी क्या हुआ आपका, इस सेल से ये डिवाइड करने लगा, और डिवाइड करने के बाद ये आपका, मैंने जैसे बताया था कि जाइगोट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, जिसको एम्ब्रियो कहा जाता है। फिर ये जो सेल था फ्यूज होने के बाद वो सेल एम्ब्रियो में डेवलप हुआ। फिर इस एम्ब्रियो को, ये एम्ब्रियो तो बाहर लैब में तो डेवलप नहीं हो सकता, इसको और एक ईवी, जिस वी से एग लिए थे उस ईवी में नहीं डाला गया, और एक ईवी जिसको कहा गया सरोगेट वी, उस ईवी के यूटरस में डाल दिया गया। अभी ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसके अंदर हुआ, सरोगेट ईवी के अंदर। फिर इस सरोगेट ईवी ने जन्म दिया एक शीप को, जिसका नाम था डॉली। तो ये था पहला क्लोन जो कि एक सेल से बनाया गया था इस एनिमल को, ये पहला क्लोन था। और ये क्लोनिंग जो है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप हायर क्लास में जाओगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ोगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। तो आपने पहले सेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे सेशन में डेवलपमेंट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, और क्लोनिंग के बारे में भी जाना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एंड तक, ये अंत तक इस वीडियो को देखा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लाइक, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट दे दीजिए। दैट विल बी ए कैप्सूल ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू once again for watching this video till end. Thank you.